1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ। ये युद्ध कश्मीर के कारगिल में हुआ, जिसकी वजह से इसे कारगिल युद्ध कहा जाता है। कई महीनों तक चला ये युद्ध और 26 जुलाई को इस युद्ध में भारत को विजय प्राप्त हुई। उसकी स्मृति में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस युद्ध के नायक और परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे इस विशेष स्मृति को लेकर उनके जहन में क्या चीज़ें हैं। सर, ईटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये है सर कि जब आपको आदेश मिला आपके सीनियर से कि आपको टाइगर हिल पर चढ़ाई करनी है और लड़ाई लड़नी है पाकिस्तान के सेना से या फिर घुसपैठियों से सर, तो आपके मन में क्या चल रहा था सर? नहीं, एक सैनिक है और सैनिक को सैनिक इसीलिए बनाया जाता है कि वो युद्ध लड़े। और जब हमें आदेश मिला कि वहाँ टाइगर हिल के ऊपर बैठे हुए घुसपैठ कहना गलत है, घुसपैठ ये नहीं थे, वो पाकिस्तान की फ़ौज थी। पाकिस्तान की उस फ़ौज के साथ अटैक करना है, हमला करना है, उनको खदेड़ना, उनको मारना है। तो ये जब ये आदेश और निर्देश मिलते हैं तो एक सैनिक का ये बड़ा सौभाग्य होता है कि उसके सैन्य जीवन काल में कोई युद्ध लड़ने का सौभाग्य मिले। और जो एक सैनिक, जो एक बच्चा बचपन से एक युद्ध के सपने देख रहा हो और उस बच्चे को सैनिक बनकर के एक युद्ध लड़ने का सौभाग्य मिल रहा हो, तो उसके जीवन की जो सबसे बड़ी कोई दिव्य जो चीज़ हो सकती है वो यही हो सकती है कि जिसने पूरी दिव्यता के साथ इस चीज़ को जिया, आज वो प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने है। तो ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य था। और इस युद्ध में आपको करीब 16-17 गोलियां लगी थी। कितनी गोलियां लगी थी और इतना घायल होने के बावजूद भी आप लड़ाई लड़ रहे थे अकेले? अंत में जो है जो पाकिस्तानी सैनिक थे उनके सैनिकों को मार गिराया, खदेड़ दिया और बंकर पर कब्जा किया। तो इतनी हिम्मत कहाँ से आई? देखिए, 17 गोलियां लगी, लेकिन देखिए हिम्मत ये आती है हमारी जो बॉन्डिंग है, हमारी टीम है, यानी हमारी ट्रेनिंग है, हमारी लीडरशिप है, ये हमारी एक बॉन्डिंग बनाती है और ये बॉन्डिंग हमें एक ताकत देती है। जैसे एक माँ और बच्चे की बॉन्डिंग होती है, बच्चे को माँ के ऊपर भरोसा होता है और कि कुछ भी करके आऊँगा तो माँ संभाल लेगी, है ना? तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो वही एक सैनिक का होता है कि उसका लीडर, उसका साथी, उसकी जो बॉन्डिंग है वो ताकत देती है और वो ताकत से आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि एक इंडिविजुअल व्यक्ति सेना में कुछ नहीं करता है ना। इंडिविजुअल कोई वर्क होता ही नहीं है, टीम वर्क होता है और टीम संपूर्ण होती है, व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता। ठीक है, व्यक्ति में बहुत सारे गुण हो सकते हैं लेकिन संपूर्णता नहीं होती है। जो टीम होती है उसमें हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण होकर के वो एक संपूर्ण और परिपक्व हो जाती है। जब टीम किसी काम को करने के लिए चुनी या निर्धारित की जाती है तो टीम उसको सुनिश्चित रूप से पूर्ण कर देती है और टीम का कोई भी सदस्य आखिर तक लड़ता है और अपनी टीम के कार्य को पूर्ण करने के लिए शपथ लेता है। तो वही हमारे साथ था कि मेरी टीम के सदस्य खत्म हुए लेकिन मैं अगर बच रहा हूँ तो मेरा भी कर्तव्य था कि अपने साथियों के काम को पूर्ण करना जी, इसलिए मैं लड़ता रहा। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जो टाइगर हिल है वो बर्फीली पहाड़ी है, वहाँ की क्या परिस्थितियाँ थी और ऊंचाई पर थे जो दुश्मन थे आपके, तो आपके ऊपर लगातार गोलियां बरसाई जा रही थी, अभी आप बता रहे थे। तो इस चीज़ को कैसे याद करते हैं उस पल को सर? देखिए, 26 साल पहले जो कारगिल, बटालिक, द्रास, जो वहाँ का एक मौसम के हालात थे, बड़े विचित्र थे, क्योंकि पॉपुलेशन भी नहीं थी। तो आज तो वहाँ बहुत पॉपुलेशन हो गई है। फ़ौज का इतना डिप्लॉयमेंट भी नहीं था, फ़ौज का डिप्लॉयमेंट हो गया है। तो धीरे धीरे जो वो बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, है ना, कि बर्फ़ों का पिघलना, ये सब कुछ, गर्मी की बढ़ना, हीट ही बढ़ रहा। तो उस समय तो वहाँ रात का टेम्परेचर -20 था। -20 डिग्री में जवान लड़ रहे हैं, पहले मौसम से लड़ रहे हैं, फिर दुश्मन से लड़ रहे हैं। जवान के लिए बहुत दो बड़ी चुनौतियाँ थी, क्योंकि अगर वो पहले मौसम से जीतेगा तभी तो दुश्मन से लड़ पाएगा।
तो ऐसी 17,000 फीट ऊंची पहाड़ी टाइगर हिल जो वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती थी, और जितनी हाइट्स होती है उतना ही उस हाइट पर बैठे हुए दुश्मन को एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि वो दूर तक देख सकता है, और दूर तक देख सकता है तो अपने बड़े बड़े हथियारों का उपयोग करके दूर तक वो फायर करके दुश्मन को मार सकता है। तो इसलिए वो पहाड़ी बड़ी चुनौतीपूर्ण थी, एक सामरिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि नेशनल हाईवे श्रीनगर टू लेह उससे पूरा वो डोमिनेट था, उससे पूरा दराज सेक्टर डोमिनेट था। तो वो हर हमारे फौज के मूवमेंट को नज़र रख पा रहे थे, और हमारे नज़र रखने के साथ साथ फिर वो हमें नुकसान पहुंचा रहे थे। तो इसलिए उस टाइगर हिल को कैप्चर करने का टास्क 18 ग्रेनेडियर्स को दिया गया, और 18 ग्रेनेडियर्स के बटालियन कमांडर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर के ने पूरी रणनीति बनाई, पूरी प्लानिंग किया। उसी प्लानिंग के तहत हमारी घातक प्लेटून, जिसके कमांडर लेफ्टिनेंट बलवान और डेल्टा कंपनी कैप्टन सचिन निम्बालकर, तो इन पूरे जवानों की, लीडर्स की पूरी रणनीति बनी, और उसी रणनीति के तहत उन पहाड़ी के ऊपर चढ़ा गया, हमला किया गया, और फिर विजय पताका भी फहराया गया। जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आप कितने लोगों के साथ चढ़ रहे थे? आखिर में वहाँ तक टाइगर हिल पर कितने लोग पहुँच पाए? आपकी जो आपका जो पराक्रम है कि आपको कई सारी गोलियाँ लग गई, इसके बावजूद भी आपने लड़ाई लड़ी और उनको खदेड़ा। तो इसके बारे में थोड़ा-सा जानना चाहेंगे। कैसे-कैसे आपने किया? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये 21 जवानों की हमारी टीम थी, जिसको सिविल भाषा में कमांडो टीम कहते हैं, फौजी भाषा में, हमारी यूनिट की भाषा में उसको घातक प्लेटून कहते हैं। तो 21 जवानों की टीम, हम 2 रात और 1 दिन उस पहाड़ी पर चढ़े, और लास्ट स्टॉप तक अचानक जब रात सुबह के समय चढ़ रहे थे तो दुश्मन ने फायर खोल दिया, और 21 जवानों में से केवल और केवल 7 जवान ऊपर चढ़ पाए थे, बाकी को चढ़ने नहीं दिया। और 21 जो 7 जवान थे, ये हम 5 घंटे तक लड़े थे, और 5 घंटे हम इसलिए लड़ पाए क्योंकि हमारे साथ हमारा टीम लीडर, मेरा प्लेटून हवलदार मदन हमारे साथ था, और जिसकी बदौलत हम 6 जवान वहाँ 5 घंटे तक लड़े, और 5 घंटे में बहुत पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा गया। लेकिन 5 घंटे लड़ते लड़ते फिर मैंने वो परिस्थितियाँ देखी, वो स्थितियाँ देखी कि गर्दनें कटती हैं, धड़ चलते हैं। मैंने इनको देखा नहीं, जिया भी। तो आपको गोली लग गई, आपके मन में क्या आया कि जब आप बिल्कुल घायल या पूरी तरह घायल रहे होंगे, 17 गोली लगने का मतलब कि इंसान जो है ज़िंदगी की उम्मीद छोड़ देता है, तो वैसे में आपके दिमाग में उस वक़्त क्या चल रहा था? उस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि जो मेरी टीम का काम बचा हुआ है इसको पूर्ण कर। ये कमिटमेंट में ताकत है, और ये शख्स जो आपसे आज बात कर रहा है, ये कमिटमेंट की बदौलत आप लोगों के बीच बैठा हुआ बात कर पा रहा है। नहीं तो 17 गोलियां लगने के बाद ये आपके साथ वार्तालाप करने के लिए नहीं होता, बल्कि कहीं एक पत्थर की मूर्त बनी हुई होती। तो बस वो उस समय बस यही था कि मेरी यूनिट का नाम, मेरी पलटन, मेरी जो है टीम का जो काम है, इसको पूर्ण करना है। और जब हम कमिटमेंट में चले जाते हैं ना, तो ये मन शरीर से निकल कर के उस लक्ष्य पर पहुंच जाता है, और फिर शरीर में कोई पीड़ा नहीं होती, क्योंकि शरीर से पीड़ा नहीं होती, पीड़ा मन से होती है। और मन को ही आपने लक्ष्य पे पहुंचा दिया, तो फिर दर्द कहाँ से होगा? तभी उस दर्द को सह पाते हैं। जी। अब जब आपने ये लड़ाई लड़ी पूरी, तो वो पाकिस्तान के जो सैनिक थे उनके बंकर पर कब्जा किया, तो आप उसके बाद का क्या सीन रहा? और जब आपको ये पता चला कि आपका नाम जो है परमवीर चक्र के लिए चुना गया, तो आपका क्या अनुभव था? पहला अनुभव क्या था? हाँ बिल्कुल, जो है सारे साथी शहीद हो जाने के बाद मैं उनको खदेड़ा, मारा, भगाया, फिर नीचे भी आया, और मुझे हॉस्पिटल में पता चला कि टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया है, और टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का यू टर्न था, सीज़फायर हुआ। मुझे वहाँ से दिल्ली बेस हॉस्पिटल भेजा गया, और 14 अगस्त 1999 टीवी पे खबर चली कि एक परमवीर चक्र 18 ग्रेनेडियर्स को भी दिया जा रहा है।
सुबह जनरल वीपी मलिक ने जो है आकर के सूचना दी। तो एक सैनिक के लिए ये खुशी, इसको शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बचपन में जिस परमवीर चक्र के बारे में पढ़ कर के आ रहे थे कि सिक्योर अब्दुल हमीद पढ़ के आए थे, सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, मेजर शैतान सिंह भाटी, पढ़ रहे थे हम बाना सिंह के बारे में कि जो 21,153 फुट जो आज सियाचिन में बाना पोस्ट है, -50 डिग्री टेम्परेचर में वो जवान लड़ता है और देश उनको परमवीर चक्र से नवाजते, वो बंदा कैसा होता होगा। मेजर होशियार सिंह को ट्रेनिंग के दौरान दूर से देखने का सौभाग्य जरूर मिला था, लेकिन आज वो मेडल मेरे सीने पर लगने जा रहा है तो यही एक ख्याल आया कि ये एक योगेंद्र यादव नहीं बल्कि 7 शहीद होने वाले हर एक उस सैनिक के लहू का वो चिराग है, जिससे इस चिराग से देश के युवाओं के अंदर वो राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम की चिंगारी को जलाना है, जगाना है। और उसी भाव से उसको ग्रहण किया और आज उसी भाव को पूर्ण करने के लिए पूरे देश के कोने कोने में घूम रहा। तो एक देशवासी को सैनिक के ऊपर भरोसा होता है तो वो एक सैनिक को भी राष्ट्रवासियों के ऊपर भरोसा होता है, और वो ये सोचता है मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए, मेरे देशवासी मेरे परिवार का ध्यान रखेंगे। तो ये हम परिवार देशवासियों का दायित्व और कर्तव्य बनता है कि उस सैनिक ने जो अपना कर्तव्य और दायित्व निर्वाह करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, अब हमारा दायित्व है उसके परिवार का ध्यान रखना। जब आप एक तरफ युद्ध लड़ रहे होंगे, दूसरी तरफ परिवार भी रहा होगा, उनको जानकारी थी या नहीं थी, और आप उनको कैसे मिस कर रहे थे? जब आप लौटे तो परिवार का रिएक्शन क्या था? बिल्कुल जो है, क्योंकि देखो उस समय टीवियाँ बहुत कम थी, ठीक है, रेडियो के माध्यम से, न्यूज़ अखबार के पेपर के माध्यम से ही पता चल पा रहा था। और उनको शुरुआत में जाते समय तो नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे जो है जैसे जैसे ये कारगिल की आग पूरे भारत ही नहीं विश्व के अंदर फैलने लगी, तो जब सारी चर्चाएं टीवी तो नहीं थे, रेडियो और उसके माध्यम से घर वालों को पता चल गया था। तो घर वालों भी, क्योंकि एक ही कम्युनिकेशन और संचार का माध्यम था, वो था लेटर, तो घर वाले भी पत्र लिखते थे, मैं भी वहाँ से पत्र लिखता था, और चाहे एक ही अक्षर या 2 अक्षर लिखूं, चाहे रात को या दिन में लिखूं, पत्थर के पास रख करके बस 2 अक्षर लिख देता था। उस 2 अक्षर के लिखे हुए से घर वालों को एक सांत्वना और एक ताकत मिल जाती थी, और एक घर वालों के लिखे हुए उन शब्दों से हम जैसे सैनिकों को भी एक ताकत मिल जाती थी। तो बस वही था। और फिर जब उनको लास्ट में पता चला कि वो बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंप में हैं, तो और जब एक युद्ध से आया है तो हालत मैं उनको शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मम्मी को मैंने देखा था कि एक पागलों की तरह बेस हॉस्पिटल के उस वार्ड में घूम रही थी, और क्योंकि जो है मैं पूरा बैंडेज से बंधा हुआ था, ड्रेसिंग चारों ऊपर से नहीं तक वाइट पूरा, तो वो पहचान नहीं पा रही थी अपने बेटे को। तो एकदम से मेरी आंखें ऐसे खुली तो मैंने देखा मेरी माँ घूम रही है, तो तब मैंने आवाज़ दिया तो आई। तो उनका एक देखो माँ की ममता है, माँ है, अपने बेटे को इस अवस्था में देखना, देखो दुख तो होता है, गर्व तो था कि राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं सेना, लेकिन उस अवस्था में देख कर के एक बार तो रोना आता है। तो फिर वहीं पर मुझे मेरे परिवार ने वहाँ पर देखा, उनको फिर मैंने ही उनको सांत्वना दी, मैंने ही ताकत दी, मैं कहा देखो अब तक कुछ नहीं हुआ तो आगे कुछ नहीं, मैं जिंदा हूँ, कुछ नहीं हुआ। और एक चीज़, आपने लड़ाई लड़ते हुए अपने कई साथियों को शहीद होते सामने देखा, कोई ऐसा साथी जो आपके जहन में आज भी बार बार आते हों? कि जो है मेरे से जो साथी हैं, जो साथ में जो लड़ रहे थे हम, 7 में से 6, जिसमें से एक मेरा नाम राशि था योगेंद्र सिंह यादव, मेरा ट्रेनिंग का साथी था ग्रेनेडियर अनंत राम, मेरा थोड़ा सीनियर था लेस नायक नरेश, मेरा प्लेटून हवलदार मदन, इन लोगों को तो मैं नहीं भूल पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि इनके साथ में लड़ाई से पहले भी बहुत रहा हूँ, फिर लड़ाई के दौरान वो आखिरी समय तक जब हम
एक साथ काम करते हैं, जीते और मरते हैं, तो उन पलों को कैसे आप भूल सकते हैं कि एक पल पहले हम बात कर रहे हैं और एक पल के बाद मेरा साथी मेरे पास बात करने के लिए नहीं। आज के जो युवा हैं उनमें आज आप तमाम जगहों पर जाते हैं प्रेरणा देने के लिए, मोटिवेशन है आप कहीं ना कहीं देश के युवाओं के लिए, तो आप क्या बदलाव देखते हैं? और जो यूथ हैं जो सैनिक में सेना में जाना चाह रहे हैं, सैनिक बनना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए बदलाव तो बहुत आ रहा है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई है और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा भंडार हो गया और बहुत बड़े भंडार के बाद यूथ कहीं ना कहीं भटक रहा है, यूथ में भटकाव आ गया है। और जब ये यूथ को, इस युवा को एक सही दिशा नहीं मिलेगी, तो इस जब दिशा नहीं मिलेगी तो इसकी शक्ति का सदुपयोग कैसे हो पाएगा? तो राष्ट्र को महान बनाने के लिए, राष्ट्र को सशक्त और सुपर पावर बनाने के लिए राष्ट्र की ताकत युवा ताकत है, उसको एक सही दर्शा देनी चाहिए, जागरूक करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे सोशल मीडिया से इतना इतना डूब गए हैं, उन्होंने इस सोशल मीडिया को एक कमाई का जरिया बना लिया है और कमाई के जरिए के साथ साथ उनको ये पता नहीं होता कि उनके लिए देश है क्या नहीं। हमने देखे बहुत सारे यूट्यूबर किस तरह से देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको सिर्फ पैसे 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 पैसे, क्योंकि एक भौतिकवादी भावना भर गई है। और जो भौतिकवादी भावना जब तक नहीं खत्म होगी तब तक उनके अंदर राष्ट्र प्रेम नहीं होगा। और आज का युवा अग्निवीर में जाना बहुत कम पसंद करता है। अगर भारत सरकार पुनः एक रेगुलर जैसे स्थायी हमारी भर्तियां होती थी, हमें उसी वापस स्थायी भर्ती में इन युवाओं को, इस युवाओं में जोश है, शक्ति है, राष्ट्र पर मर मिटने का जज्बा है, तो इन्हें वापस भारत को वापस स्थायी सेना की भर्ती दे देनी चाहिए। और यही हमारी सेना और राष्ट्र की ताकत और सुरक्षा का सबसे बड़ा आप जो है सुरक्षा। जब हम एक नेता अपनी सुरक्षा में 2 कांस्टेबल कम नहीं कर सकता, कर सकता है, और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की सुरक्षा में हम लाखों लोग कम कर रहे हैं। राष्ट्र को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और जब एक ह्यूमन है, मानव है, और मानव को जब एक उसके अंदर ये हम वर्दी जरूर पहन लिए, लेकिन मन के अंदर क्या रहेगा? 4 साल 4 साल 4 साल, स्थिरता नहीं आएगी मन में, और स्थिरता नहीं आएगी तो राष्ट्र के लिए वो अपने आप को समर्पित नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं हमारी जो कार्यशैली है, सेना की कार्यशैली है, हमारी जो ताकत है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अभी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ऑपरेशन सिंदूर चला, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए बिल्कुल, ये एक नया जो है युद्ध था, एक टेक्नोलॉजी वारफेयर था। और टेक्नोलॉजी वारफेयर में हमने 22 मिनट के अंदर पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया। लेकिन और ये एक टेक्नोलॉजी के दौर का युद्ध है। देखिए 1947 से लेकर के आज 2025 तक हमने 4 बड़े युद्ध हुए, कई बड़े बड़े ऑपरेशंस हमने जो है किए। तो हर 10 साल के बाद इतनी तेज़ी से जो है हमारी तकनीकी बदल रही है, तो हर 10 साल के बाद सब कुछ बदल जाता है, इंसान के विचार बदल जाते हैं। तो ये तो सेना का है, तो सेना के भी काम करने के तौर तरीके बदले हो, क्योंकि नए नए तकनीकी के हथियार, नए नए तकनीकी के इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, तो हमारे लड़ने के तौर तरीके चेंज हो गए हैं। हमने देखो, इन्होंने जो है पुलवामा किया तो हमने ये किया है ना, उन्होंने या उरी किया तो हमने वो किया, ठीक है। अब उनको ये लग रहा था कि अब कभी वो एयर स्ट्राइक करते हैं तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, तो इस तरह का तो वो कुछ और नहीं करेंगे, तो इन्होंने पहलगांव कर दिया। पहलगांव करने के बाद इनको समझ में आया कि यार ये तो जो है अब नई रणनीति है, नई तकनीकी है। तो 9179 उनके जो है आतंकी अड्डों को उड़ा दिया, उन्होंने रिएक्शन किया
उस रिएक्शन का एक्शन में हमने तो 11 उनके एयरबेस को हमने उड़ा दिया। तो ये भारत की नई तकनीकी का, भारत की सेना का नया एक लड़ने का ये तौर तरीके हैं। और जिस तरह से देखिए वो है कि जिस तरह से आदेश मिलते हैं सेना तो उसी तरह से काम करती है, और सेना को जो काम मिलता है फिर वो गिनने का काम हमारा नहीं होता है, हमारा काम मारने का होता है। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे कि आपके शब्दों में आपके लिहाज से सर आप क्या सोचते हैं कि वास्तविक देशभक्ति क्या है सर? देखिए वास्तविक देशभक्ति चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हों, सेना की वर्दी पहन कर के बॉर्डर पे खड़े हैं और मन हमारा भटक रहा है, तो हम तो वहाँ भी राष्ट्रभक्त नहीं, भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब होता है समर्पित, समर्पण, अपने आप को राष्ट्र के लिए समर्पित कर देना। इसलिए नेशन फर्स्ट, जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उसी क्षेत्र में अपने राष्ट्र को सर्वप्रथम रख करके अपने काम के प्रति, काम को पूजा समझ करके उसमें अपने आप को डुबो देना, समर्पित कर देना, यही भक्ति है, यही शक्ति है, और यही उस शक्ति का प्रेम है। तो हमें उस तरह का, इसलिए जो जयशंकर प्रसाद ने कहा था ना कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ बिखरे शूल न हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जहाँ धाराएं प्रतिकूल न हो। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव को, उन्होंने बताया कि किस तरीके से विषम परिस्थितियों में टाइगर हिल पर अपने साथियों के साथ चढ़ाई की और दुश्मनों से लड़ा और विजय हासिल की। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से मैं धनंजय वर्मा।